Today we are discuss chapter number 4. आज हम न्यू चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 is a motion in straight line. Motion in a plane. Motion in straight line वो चैप्टर नंबर 3 था. मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा करके हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था. अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब जो भी मोशन होती थी सिंगल डायमेंशन में होती थी और इसलिए वहाँ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन मोशन इन प्लेन तो इसका मतलब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन ये मोशन होगी. मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में भी हो सकता है. ओके, कि मोशन इन प्लेन करके इसमें लिखा है. ओके, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सपोज मोशन ऑफ प्लेन समझने से पहले वेक्टर समझना पड़ेगा. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्या है, क्योंकि हमने 3rd चैप्टर में चेक किया था कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन वो कभी कभी नेगेटिव मिलते थे, लेकिन डिस्टेंस, स्पीड वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. क्योंकि डिस्टेंस एंड स्पीड वो दोनों जो है, डिस्टेंस एंड स्पीड वो दोनों स्केलर है. और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वेक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है. और इसलिए सबसे पहले वेक्टर की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है. तो वहां से ही स्टार्ट करेंगे. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी. सबसे पहले स्केलर. तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी लिखा जाता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आप एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो स्केलर है. फिर से बताओ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इट्स कॉल्ड स्केलर. एज फॉर एग्जांपल मास. जब हम मास लिखते हैं, इस पर एग्जाम्पल पूछा गया है कि आपकी मास कितने आता है, लिखा 60 kg, मतलब इनफ, कंप्लीट हो गया. ओके, देन टेम्परेचर, डेंसिटी, ओके, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड और उसके साथ प्रॉपर यूनिट होना चाहिए. सपोज इतना कंप्लीट हो जाएगा तो स्केलर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी. ओके, देन उसके बाद क्या आएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड के साथ direction. The physical quantities which needs magnitude and direction both to describe it is called vector physical quantity. अब वेक्टर में तो मोशन की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ओके, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, इसको इसमें यूज कर सकते हैं. क्लियर. वेलोसिटी में एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं. इसके बाद हम इसमें एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं. मोमेंटम भी होता है, प्रेशर भी होता है. प्रेशर वेक्टर या फिर स्केलर. प्रेशर सिर्फ फोर्स के हिसाब से लिखे तो उसके अंदर बनना वेक्टर होता है. क्लियर. तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम वेक्टर बता सकते हैं. एक चीज और, एरिया, तो यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम. क्लियर. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर और स्केलर के हिसाब से बाइफरकेशन कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले तो क्या कि सबकी यूनिट जो है उससे नहीं पता चलेगा, इसकी मैग्नीट्यूड से पता चलेगा. मैग्नीट्यूड नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 स्केलर, सॉरी वेक्टर. लेकिन स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड 0 होगी या पॉजिटिव.
स्केलर में जब भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती। क्लियर? तो दोनों की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच नीड टू ओनली मैग्नेट टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड स्केलर। उन लोगों ने एग्जांपल लिखा मास, डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड पावर। यहाँ पावर भी लिखे दिया है। ओके, सिमिलरली द फिजिकल क्वांटिटी which need to magnitude and direction to describe it is called vector physical quantity. Displacement, velocity, acceleration, etc. करके दे दिया। क्लियर? तो दोनों की डेफिनेशन, दोनों के एग्जांपल पता चलनी चाहिए। लेकिन और एक क्वेश्चन भी है, डिस्टिंग बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टिंग बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर। अब वेक्टर में आप चेक करेंगे तो दोनों, इधर डेफिनेशन है, इधर भी क्या है? डेफिनेशन जो पहले हमने बताई। इसके लिए मैग्नेट डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसमें सिर्फ मैग्नेट चाहिए। बाद में यहाँ एग्जांपल लिख दो, इधर एग्जांपल लिख दो, 2 पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए। ओके, वेक्टर में थर्ड पॉइंट क्या है? वेक्टर थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस क्वांटिटी बोथ मैग्नेट एंड डायरेक्शन स्टार्ट। मतलब इसमें दोनों चीज चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट चाहिए। ओके, ठीक है। दिस quantities cannot be added algebraic sum. ओके, वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन के लिए algebraic sum नहीं चलता, ये algebraic मेथड से हो जाएगा। algebraic मेथड इसलिए कि यहाँ सिर्फ सिंगल मतलब सिंपल जो मेथड होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, जिससे होता है, ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 2 ही प्रोसीजर होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। वो कभी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर पाता। कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल कि आपको कंप्यूटर के अंदर 5 - 3 करना है, तो उसकी प्रोग्राम लैंग्वेज होता है 5 + -3, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑलवेज वो एडिशन ही करेगा। सिमिलरली आपको 5/3 करना है तो 5 × 1/3 करेगा। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्ट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा, कभी वो सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं करता। सिमिलर मेथड यहाँ है, वो सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर? ये सब मेथड आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मोशन इन ए प्लेन के अंदर सबसे पहले तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिनोट की जाएगी, इसकी वेक्टर कैसे ड्रॉ की जाती है, इसमें एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन की मेथड क्या है, वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करके दिया है। पहले वो पढ़ेंगे, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाद में वेक्टर की यूज हम मोशन के अंदर करेंगे। क्लियर? तो पहले तो मैंने वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दी, बाद में डिस्टिंग बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बताया। अब हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज मुझे वेलोसिटी की वेक्टर कंप्लीट करनी है, तो वेलोसिटी वेक्टर बताएंगे तो v लिख के ऊपर आप एरो ड्रॉ करेंगे। वेक्टर v लिखेंगे तो भी चलेगा, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा बताएंगे तो भी चलेगा। ओके, मतलब v करके एरो करना है। ये सेकंड मेथड एक और है, इसको बोल्ड लेटर में ड्रॉ करके दो। तो बोल्ड लेटर में होगा तो भी आप इसको वेक्टर बता सकते हैं। क्लियर? और इस तरह भी हम वेक्टर लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि आपने वेक्टर ड्रॉ किया, ऐसा बताया जाए कि सपोज राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, तो इसको वेलोसिटी वेक्टर बताया जाएगा, इसको वेक्टर v लिखेंगे। मतलब ये जो लेंथ होती है इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है, और ये जो एरो बताया उसकी डायरेक्शन देगा, उसकी क्या देगा? डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर डिनोट करने की 2 मेथड है। एक फिजिकल क्वांटिटी की जो साइन है उसके ऊपर एरो रख दो, इसको आप बोल्ड लेटर में बनाओ तो वेक्टर बताएगा। सिमिलरली इसकी मैग्नीट्यूड बताएंगे तो सर ऐसा लिखा जाए कि वेक्टर इज इक्वल टू 50 मीटर/सेकेंड, तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुई। तो मैग्नीट्यूड लिखनी है तो वेक्टर की जो साइन है इसको मॉड ऑफ करके लिखो। जब वेक्टर की साइन को आप मॉड ऑफ करके लिखें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की साइन लिखो, वी बोल्ड लेटर नहीं, सिर्फ सिंपल, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये इसके वेक्टर डिनोट करके देगा। ये वेलोसिटी की बात की। एज फॉर एग्जाम्पल ये लिखेंगे F, ये फोर्स के लिए हुआ और ये फोर्स की मैग्नीट्यूड हुई। क्लियर? तो 2 साइन वेक्टर बताने के लिए है, 2 साइन इसकी मैग्नीट्यूड बताने के लिए होती है। क्लियर? तो
वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे वो बाद में बता रहा हूँ, लेकिन वेक्टर की साइन क्या होगी और मैग्नेट की साइन क्या होगी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके चलो एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अब सपोज आपको बताया जाए कि भाई इस डायरेक्शन के अंदर 5 न्यूटन फोर्स लगती है। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। तो आप ऐसे ड्रॉ कर देते एन एस। इस डायरेक्शन के अंदर आपको एक पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसकी स्केल लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके तो 5 मीटर है तो आप यूनिट लेंगे कि सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। आपको 5 न्यूटन फोर्स इन इस डायरेक्शन बताया, तो मैंने 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। ये डायरेक्शन ईस्ट है, हम एरो ड्रॉ करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर एफ। तो इस तरह से वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड देगा। इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेकिन जो एरो की साइन है इसको हेड, इसको टेल बताया जाता है। हेड ऑफ वेक्टर एंड टेल ऑफ वेक्टर। ओके तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेगमेंट की लेंथ से मिलेगा और डायरेक्शन जो है वो एरो की साइन से मिलेगा। अब समझ बता कि सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर लिया। एरो ड्रॉ करेंगे। ये क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हो गया। एरो कौन सा था? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो व्यू वेक्टर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर की है। एक चीज तो पहले भी आप वेक्टर पढ़ के आए हैं, वेक्टर और स्केलर की बाइफरकेशन भी जानते हैं, लेकिन आज आपने लिस्ट बनाई तो आपको पता चला होगा कि ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इस लिस्ट में ऐड हुई है जो आपको नहीं पता थी। एज फॉर एग्जाम्पल वेक्टर में मैंने एरिया लिखा था और स्केलर के अंदर मैंने वॉल्यूम लिखा था। अब एरिया और वॉल्यूम सिमिलर जैसी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एंड वॉल्यूम स्केलर की, तो एरिया जो है वो 2 डायमेंशन है। डायमेंशन कैसे पता चलता है कि एज फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी लेंथ मेजर की, तो मैं यूनिट क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर। जब मैंने इसकी लेंथ मेजर की, यूनिट मैंने क्या लिखा? सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1 डायमेंशन हुआ। क्या हुआ? 1 डायमेंशन। लेकिन जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आप यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशन है। लेकिन जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बात करें, चलो आपने लेंथ मेजर की, ओके, इसके बाद इसकी रेडियस मेजर की, ओके, तो ये सब 1 डायमेंशन है। लेकिन सपोज पता है कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी? तो आप लिखेंगे पाई स्क्वायर, तो ये सभी सिंगल डायमेंशन, लेकिन पाई स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2 डायमेंशन हो गया। लेकिन बताएंगे इसकी वॉल्यूम क्या है? तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। क्या होगा? 3 डायमेंशन। तो एरिया 2 डायमेंशन है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन का मतलब वो एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, वाई जेड प्लेन में हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में हो सकता है। तो किस प्लेन में वो डायरेक्शन बताएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें कि एक सरफेस इन एक्स वाई प्लेन, तो आपने डायरेक्शन बताई, ये सरफेस तो है लेकिन एक्स वाई प्लेन में। लेकिन जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब तीनों की मल्टीप्लिकेशन है। वॉल्यूम मतलब क्या है? तीनों की मल्टीप्लिकेशन। तो कोई डायरेक्शन बनती नहीं, सभी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में होती है। ओके, इसलिए 3 डायमेंशन जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो बाद में स्केलर हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम स्केलर है, लेकिन एरिया क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो इसी बेसिक जो इंफॉर्मेशन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब पता चल गया कि वेक्टर कौन से हैं, सॉरी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। क्लियर? तो अब डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप के वेक्टर। एज फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम तो
इक्वल वेक्टर, पहले सबसे हाँ इक्वल वेक्टर ही है। अब पहले मैं यहाँ एक डायग्राम बता देता हूँ जिसमें सभी डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबल आपको मिल जाएगी। सभी डेफिनेशन इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? द वेक्टर हैव ए सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इसको इक्वल वेक्टर। जो दोनों वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है उसको हम इक्वल वेक्टर बताएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इक्वल मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए एंड बी आर द इक्वल वेक्टर। फिर से इक्वल वेक्टर का मतलब the vector have a same magnitude and same direction, same magnitude same direction, मतलब लेंथ इक्वल डायरेक्शन इक्वल, इसको क्या बताएंगे? इक्वल वेक्टर। तो यहाँ क्या बताएंगे? ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। ओके, एक चीज और भी करते हैं, चलो इसको डी लिखते हैं और इसको सी लिखा। तो फर्स्ट क्या था? इक्वल वेक्टर। पहली जो वेक्टर बताई वो कौन सी बताई? इक्वल वेक्टर। ओके, नाउ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? कि जिस दो वेक्टर की डायरेक्शन इक्वल है उसको आप पैरेलल वेक्टर बता सकते हैं। जिस दोनों की डायरेक्शन इक्वल है उसको आप पैरेलल वेक्टर बता सकते हैं। अब यहाँ चेक करो कौन कौन सी है जिसकी डायरेक्शन इक्वल है। तो ए और बी की डायरेक्शन इक्वल है, ए और सी की डायरेक्शन इक्वल है, और बी और सी की डायरेक्शन इक्वल है। तो ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब क्या है? यहाँ इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? सिर्फ डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या नहीं होगा। बराबर? क्लियर? तो ऐसा बोल सकते हैं सभी इक्वल वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर। यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल है, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन इक्वल है, तो सभी इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बता सकते हैं। लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए कि यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वो इक्वल मतलब पैरेलल वेक्टर में जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है वो इक्वल वेक्टर में जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल है या ओनली डायरेक्शन इक्वल है। क्लियर? पता चल गया? ओके, नाउ थर्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको एंटी पैरेलल वेक्टर बताया जाएगा। म्यूचुअली अपोजिट। म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ऐसा हुआ कि सपोज ए और डी लेंगे तो भी अपोजिट होगा, बी और डी भी अपोजिट होगा, और सी और डी भी अपोजिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन वाले जो वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है। इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे ए एंड बी, बी एंड डी, C and D is an anti-parallel vector। अब चेक करके यहाँ दोनों के लिए थीटा की वैल्यू 0 थी क्योंकि पैरेलल तो था ही। यहाँ एंटी पैरेलल मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो इसको एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर? यहाँ तक पता चल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डेफिनेशन याद रखने से नहीं चलेगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं सपोज ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? फिर से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो क्या लिखेंगे? 180। और इक्वेशन
vector A and B is an anti-parallel vector. A in x direction. So what is the direction of B? So negative x. A in x तो क्या होगा? नेगेटिव x. क्लियर? पता चल रहा है? तो इस तरह से डेफिनेशन से वो लोग क्वेश्चंस हमको कर सकते हैं. क्लियर? एक चीज और भी बताइए. एंटी पैरेलल हो गया, बाद में पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया. बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स इन लोगों ने. ऑपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं. एंटी पैरेलल को आप ऑपोजिट वेक्टर भी. लेकिन ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट. नंबर ऑफ, ये तो बताया पैरेलल, सेम डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम. एंटी पैरेलल सेम डायरेक्शन ऑपोजिट. लेकिन सपोज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑपोजिट, तो उसको ऑपोजिट वेक्टर बताया जाएगा. क्लियर? ऑपोजिट वेक्टर है इसमें कोई? नहीं, इसमें कोई ऑपोजिट वेक्टर नहीं है. हाँ, सपोज आपने इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ तक कर दी तो बी एंड सी, सॉरी इसकी मैग्नीट्यूड आपने यहाँ तक कर दी तो ए एंड डी, बी एंड डी वो ऑपोजिट वेक्टर हो जाएगा. इसको क्या कहेंगे? ऑपोजिट वेक्टर. फ्री वेक्टर भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम फ्री वेक्टर्स बता दें. किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करने वाले वेक्टर क्या बताया जाता है? फ्री वेक्टर. ओके. पैरेलल वेक्टर वो भी आपको बता दें. मतलब मोस्ट प्रॉब्लम जो टाइप्स थी वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी. सभी डेफिनेशन याद रखनी है. ओके. जिससे आपका एमसीक्यू वो लोग पूछेंगे तो भी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे. हाँ, एक चीज और भी है. सिंगल प्लेन, किसी एक प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर, इसको कोप्लेनर वेक्टर भी बताया जाता है. कोप्लेनर वेक्टर. क्लियर? कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स होंगे सबको हम क्या बता सकते हैं? कोप्लेनर वेक्टर. क्लियर? एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर वो हो गया. अपैरेलल भी है. अपैरेलल वेक्टर. अपैरेलल वेक्टर में क्या होता है? जो पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं था उसको अपैरेलल वेक्टर बताया जाता है. क्लियर? हेलो. अब आगे हम काम कर रहे हैं. ये भी जितने भी हमने अभी तक डेफिनेशन दी, इसमें सबसे इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपैरेलल वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर. फ्री वेक्टर मतलब किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं. ओके. कोप्लेनर मतलब किसी एक प्लेन में होंगे वो. क्लियर? लेकिन एक चीज ऐसा भी बता सकते, को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर सभी वेक्टर किसी एक पॉइंट से निकलेंगे. और इनसे ए, बी और सी, इसको को इनिशियल वेक्टर भी बता सकते हैं, किसी एक पॉइंट से निकलने वाले. ओके. और इस तरह की सभी जितनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन का पोर्शन इजीली याद रहेगा, लेकिन उससे जो एमसीक्यू बनेंगे हमको क्लियर पता चलने चाहिए. ओके. सब ऐसा बताया. एक डायग्राम बना लो. ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं बता सकते. लेकिन पूछेंगे ए और बी कौन से वेक्टर होंगे? अब देखो, थीटा इक्वल 0 नहीं है, थीटा 180 भी नहीं है. तो मैंने डेफिनेशन बताई. जो इक्वल, सॉरी जो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है उसको क्या बताया जाएगा? अपैरेलल. तो इसका मतलब थीटा 0, थीटा 180, उसके बाद जितने भी एंगल है सबको कहाँ लिया जाएगा? अपैरेलल में. इसका मतलब ए और बी एक अपैरेलल वेक्टर है. क्लियर? थीटा इक्वल टू 90 लिखा है, लेकिन इसको परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा नहीं बताया. तो इसका मतलब अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हो गए. वेक्टर कैसे मतलब आप डिनोट करेंगे, साइन क्या होती है वेक्टर की, मैग्नीट्यूड की साइन क्या होगी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स है, कौन कौन सी स्केलर है, वो चीज इन्फॉर्मेशन में हमने कंप्लीट कर ली. ओके. अब एक चीज और, ये सपोज हम तो मोशन के लिए काम कर रहे हैं. एक्स वाई प्लेन के अंदर सपोज पार्टिकल इस तरह की मोशन करता है. तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल ये t इक्वल टू 0 की पोजीशन है, ये t इज इक्वल टू t टाइम की पोजीशन है. तो सपोज मैंने p डैश लिखा. तो p के लिए आप ये जो वेक्टर बनाएंगे वो r, वेक्टर r, और इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर r डैश. ओके. वेक्टर r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p.
position vector of point P. Okay. Vector connected to point with origin is called position vector. Vector connected origin to point P is called position vector. Position vector describes to the position of an object moving in a plane. Okay. Suppose आपने P पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, आप ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक वेक्टर बनाएंगे. ओरिजिन से P पॉइंट के वेक्टर्स को आप पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्मॉल r लेटर में डिनोट किया जाता है. क्लियर? तो क्या लिखेंगे आप कि वेक्टर कनेक्टेड टू ओरिजिन टू पॉइंट P इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P बट विद रिस्पेक्ट टू O. सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर ऑफ P डैश विद रिस्पेक्ट टू O इज r डैश, क्योंकि यहां से यहां तक ये वेक्टर है. तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, लेकिन चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इस वेक्टर को आप वेक्टर r डैश या वेक्टर डेल्टा लिख सकते हैं. सो वेक्टर डेल्टा r, ये जो लिखा वेक्टर डेल्टा r, ये मैंने लाइन ड्रॉ करके बताई, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये दोनों क्या था? पोजीशन वेक्टर. लेकिन ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन में जो चेंज होना वो. क्लियर? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वाली जो वेक्टर होती है उसको क्या बताएंगे हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इस डायग्राम के अंदर वेक्टर r एंड वेक्टर r डैश आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, बट वेक्टर डेल्टा r is a displacement vector. It's called displacement vector. जब ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो हर पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करना मतलब वो पोजीशन वेक्टर होगा. उसको क्या बताएंगे? पोजीशन वेक्टर. लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो भी वेक्टर है उसको हम क्या बताएंगे? तो उसको बताएंगे पोजीशन वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. क्लियर? तो ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने कंप्लीट की. अब इसमें ज्यादा कुछ हमको काम में आएगा तो जैसे जैसे आगे हम वेक्टर का यूज मोशन में करेंगे तो अपने आप आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वेक्टर किस तरह से यूज करना है. एक और मेथड एक्सप्लेन कर दूं तो नेक्स्ट लेक्चर से वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, वो मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे. आज सभी इंफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर आज कंप्लीट हो जाएगा.